दोस्तों, अब एक बात सामने आ रही है कि ईरान जो लड़ रहा है वो कैसे लड़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि साहब उसके पास सेना है, मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, इसलिए वो लड़ रहा है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ईरान एक देश है और ईरान के ऊपर हमला हुआ है। हमला करने वाले इजराइल और अमेरिका हैं। उन्होंने ईरान के ऊपर बम बरसाए हैं। ईरान ने जो पलटवार किया, उसके पास अब वो क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका तक पहुंच सके। जाहिर सी बात है, उसके पास वो कैपेसिटी, क्षमता है ही नहीं। वो इजराइल तो पहुंच सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं पहुंच सकता। लिहाजा उसने क्या किया है कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व में आग लगा दी है। आप नीचे ओमान से लेकर अगर ऊपर तुर्की तक देखें तो वहां से बैलिस्टिक मिसाइलें गई हैं। और बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में जाकर वहां हमले कर रहा है वो। चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, बहरीन, कतर या सऊदी अरब हो, मिडल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईरान के कहर से बची हो। अब आप ये कहेंगे कि साहब इतनी मिसाइलें ईरान के पास कहां से आईं? ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन्स का जो इतना बड़ा भंडार है, ठीक है, उनके पास फैक्ट्रियां हैं। लेकिन वो इस्तेमाल भी तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं। और वहां रोज जो अमेरिका और इजराइल बमबारी कर रहे हैं, वो इनकी फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन लाइंस, उत्पादन लाइनों को तहस-नहस करने के लिए कर रहे हैं। जहां इनके रॉकेट्स और ड्रोन्स बन रहे हैं, उन फैक्ट्रियों पर हमले हो रहे हैं और लोग भी मर रहे हैं। अब जब बमबारी चल रही है तो वहां वर्कर्स, मजदूर कैसे आएंगे? वहां बंकर बस्टिंग बम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है? और दूसरी चीज, इतने एक्यूरेटली, सटीक तरीके से ये लोग अपनी मिसाइलें मार कैसे पा रहे हैं? क्योंकि इन सब चीजों के लिए, जैसा हम कहते हैं कि आपने एक गोली चलाई और वो चली गई, गोली का अपना दिमाग नहीं होता। गोली की ट्रेजेक्टरी, मार्ग पर हवा, नमी और तापमान जैसे कई कारक असर डालते हैं। लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल के पास दिमाग होता है। अब ये दिमाग उसके पास कहां से आ रहा है? उसे कौन बता रहा है कि यहाँ सीआईए का मुख्यालय है? कौन बता रहा है कि यहाँ से जहाज इतने बजे गुजरेगा और तुम्हें इसे ही निशाना बनाना है? ये सब वही बता सकता है जिसके पास उस लेवल की सर्विलांस कैपेसिटी, निगरानी क्षमता हो, जिसके पास सैटेलाइट्स, उपग्रह हों। क्या वो क्षमता ईरान के पास है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्षमता रूस के पास है। और रूस ईरान की मदद कर रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अगर कर भी रहा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, तब यूक्रेन की पूरी मदद अमेरिका और यूरोप ने की थी। यानी रूस ने जो इतने नुकसान सहे हैं, रूस का मानना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को बड़े हथियार दिए जिसकी वजह से उसे नुकसान हुआ। अब क्योंकि हमें नुकसान हुआ है, अब समय आ गया है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो रूस इन्हें इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी दे रहा है, इन्हें सैटेलाइट फीड्स दे रहा है, इन्हें कोऑर्डिनेट्स, स्थान के निर्देशांक दे रहा है, इन्हें जानकारी दे रहा है, सर्विलांस, निगरानी की फीड्स इन्हें दे रहा है। सब कुछ रूस जो है वो ईरानियों को दे रहा है। इसीलिए ईरानी इतनी सटीकता से चीजें मार पा रहे हैं। अब जो चीजें स्टैटिक, स्थिर हैं, वो तो आप पहले से ही अपना सारा हिसाब किताब रखते हैं। कोई भी आपका स्टैटिक टारगेट है, जैसे उदाहरण के लिए तेल की पाइपलाइन है, यह एक स्थिर लक्ष्य है। तो वो तो आपको पता ही है, उसके लिए आपको रूसी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। या कोई और चीज है, जैसे कोई रणनीतिक इमारत है,
अगर आपको उसके अंदर मिसाइल मारनी है तो आपको फीड नहीं चाहिए। लेकिन समस्या तब होती है जब लक्ष्य मूवेबल गतिशील होता है। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में बैलिस्टिक मिसाइल रीएंट्री करती है। यह अंतरिक्ष के किनारे तक जाती है जो बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर वहां से वापस प्रवेश करती है। उसके तालमेल के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए आपको सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है। यह कौन कर रहा है? ईरान के लिए यह कौन कर रहा है? एक तो यह बात है। अच्छा, दूसरी चीज है दोस्तों की लड़ाई के लिए पैसे चाहिए। सच कहूं तो आपको भारी मात्रा में पैसे चाहिए। जब युद्ध होता है तो पैसा पानी की तरह, गंगा जी की तरह बहता है। फिर पैसे की कोई गिनती नहीं रहती। अरबों डॉलर रोज इस तरह से बहते हैं। तो यह पैसा कहां से आ रहा है? मैं यह नहीं कह रहा कि ईरान अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन लाखों डॉलर तो ईरान रोज खर्च कर ही रहा है। यह पैसा कहां से आ रहा है? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। अब यह बात सामने आई है कि चीन इसे फंड कर रहा है। और चीन लगातार निरंतर फंड कर रहा है। चीन क्यों फंड करेगा? यह एक विचारधारा है जो सामने आई है। चीन को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि लोग सोचते कैसे हैं, योजना कैसे बनाते हैं। यह बहुत दिलचस्प होगा, आप इसे अंत तक देखिएगा। लोगों का मानना है कि चूंकि ईरान अपना 90% कच्चा तेल चीन को देता है, इसलिए यदि ईरान से तेल जाना बंद हो जाए तो चीन को बहुत नुकसान होगा। चूंकि इससे पहले क्या हुआ था कि वेनेजुएला से तेल जाता था और चीन बहुत सारा तेल लेता था, तो चीन को फिर नुकसान हो गया। ऐसा लोग मानते हैं। पहली बात तो मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं कि वेनेजुएला से कभी भी बहुत ज्यादा तेल नहीं गया। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है, कोई संदेह नहीं। लेकिन वेनेजुएला के पास उस तेल को उस स्तर तक निकालने की क्षमता नहीं है जिस स्तर तक उसे निकालकर बेचना चाहिए। वेनेजुएला में वो क्षमता नहीं है। उसे बनने में 2-3 साल लगेंगे जब वह पूरी क्षमता से तेल बाहर भेज पाएगा। आज की तारीख में वेनेजुएला के पास वो क्षमता नहीं है। अमेरिका भारत से कह रहा है कि तेल खरीद लो, हम कहते हैं ठीक है, लाओ इतना तेल, लेकिन वेनेजुएला दे ही नहीं सकता। उसके पास वो क्षमता ही नहीं है। यह तो एक बात हो गई। दूसरी चीज, ईरान के पास क्षमता है, लेकिन ईरान का सारा मामला अभी बंद पड़ा है। तो चीन क्यों कर रहा है? चीन तो सतह पर यही चाहेगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, जो सरकार गिरनी है ईरान में गिरे उसकी बला से, और तेल वापस आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार ईरान ने जो खेल खेला है उसने मामला तहस-नहस कर दिया है। सचमुच ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट का मामला तहस-नहस कर दिया है।